की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ को जा रहा था, लेकिन तभी वो कहता है कि यहाँ पर जब से मैं जाओ स्टेट से आगे की तरफ को जा रहा हूँ तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो कि मेरा पीछा कर रहा है। और हम देखते हैं कि वांगलिन उस पर्सन की कल्टीवेशन को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन तुरंत ही एक फॉर्मेशन के पास में आ जाता है और वहाँ से टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू गायब हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसका नाम नादुओ था वो भी वहाँ पर वांगलिन के पीछे पीछे इस एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे के पास में आ जाता है और वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अभी काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होता हुआ उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा नादुओ वो भी वहाँ पर आ जाता और फिर वांगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था ताकि इसके ऊपर अटैक कर सके। वांगलिन उसके ऊपर अटैक करके फिर आगे की तरफ को तेज़ी से निकल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन ने जैसे उसके ऊपर अटैक किया तभी वांगलिन समझ जाता है कि यहाँ पर ये बंदा वांगलिन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब वांगलिन के मुंह से ब्लड आने लगा था। साथ ही वांगलिन अब दूसरी तरफ से टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होते हुए निकल गया था और अपने फ्लाइंग मस्कीटो के ऊपर बैठ के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये पर्सन नादुओ जो था वो भी इतनी आसानी से तो वांगलिन का पीछा नहीं छोड़ने वाला था और वो भी वांगलिन के पीछे पीछे ही आ रहा था। वांगलिन भी कह रहा था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर इससे पहले कि सामने वाला पर्सन मुझे मारे मैं खुद के हाथों से ही मरना पसंद करूंगा। हम देखते हैं कि वांगलिन अपना रिस्ट्रिक्शन फ्लैग भी निकाल लेता है और उसके बाद वो यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा पावर को समन कर रहा था, क्योंकि अगर ये बंदा नादुओ वांगलिन के सामने खड़ा हो गया तो फिर वांगलिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वांगलिन तो पहले इस बंदे की कल्टीवेशन तक डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं कि नादुओ वांगलिन के पास में आके खड़ा हो जाता और वैसे ही वांगलिन को सामने देख के वो उसके फ्लैग को भी देखता और कह रहा था कि ये फ्लैग तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस छोटे बंदे के पास में, यानी कि कल्टीवेशन के हिसाब से तो वांगलिन छोटा ही है, तो कह रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पास में इस तरीके का खास चीज़र भी मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही अब वो वांगलिन की शक्ल को देख रहा था और वांगलिन भी इसे ही देख रहा होता और कह रहा था कि अच्छा ही हुआ कि यहाँ पर मैं पहले बच के आ गया, और साथ ही कह रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से निकल के जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अब उसके सामने खड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये बंदा वांगलिन को ही देखे जा रहा था और इसे देख के ये लग रहा होता है कि ये वांगलिन को शायद से हर्ट भी कर सकता है। साथ ही वो खुद भी यही सोच रहा था कि अगर इसके पास में इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं तो फिर मुझे इससे थोड़ा संभाल के ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर वांगलिन की कल्टीवेशन और साथ ही वांगलिन के ट्रीजर से वो ये तो समझ गया था कि वांगलिन कोई सिंपल पर्सन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो अब वांगलिन से सीधे सीधे बात करने लग गया था और ताकि मुझे और कह रहा था कि मुझे वो बैग दे दो जो कि तुमने लैंड ऑफ सेरेस से लिया था। जिसके बाद वांगलिन को याद आ जाता है कि हाँ, जब वो एक टेंपल के पास में गया था तब उसे वहाँ पर से वो बैग मिला था और वांगलिन को तुरंत ही इस बैग के बारे में याद आ गया था। तभी वांगलिन कहता है कि सीनियर आपको ये चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिन उस बैग को शो करता है। तभी ये बंदा नादुओ भी कह देता है कि हाँ, तो वांगलिन उसे तुरंत ही उसको ये देख देता है और साथ ही वो बंदा कहने लग गया था कि उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और जब मैं उस जगह से निकल के भागने की कोशिश कर रहा था और मैं गॉड ऑफ सेरेस के अंदर भी गया था ताकि वहाँ पे जाके मैं और ट्रीजर को कलेक्ट कर सकूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ में इतना बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। गुआमो और उसके लोगों से बचने के लिए मैं जल्दी से इस टेंपल के अंदर चला गया और वहां जाने के बाद मैंने इसको छिपा भी दिया था ताकि कोई भी इसे मुझसे ना छीन सके। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया था। हालांकि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने बैग को लेने के बाद वो कह रहा था कि उसके बाद तुमने बैग मुझसे ले लिया। हालांकि तभी वांगलिन कह रहा था कि मैंने आपका बैग आपको रिटर्न कर दिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि बंदा नादुओ वांगलिन के ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है। वांगलिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को तो ब्लॉक करता है, लेकिन अब वांगलिन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुँह से ब्लड आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन उसे डिवाइन पीस ऑफ ट्रिब्यूलेशन को लेता है और अब उसका इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी थंडर ट्रिब्यूलेशन को समन कर लेता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काई से काफ़ी सारी पावर जनरेट हो रही थी और अब वो यहाँ पर वांगलिन डिसाइड कर लेता है कि अब तो वो इस बंदे के ऊपर अटैक करके रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बंदा भी थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि अभी भी वो अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर रीच नहीं करा है। जिसके बाद तो यहाँ पर वांगलिन से कह रहा था कि अच्छा रुक जाओ। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन कह रहा होता है सीनियर पहले आपने ही मुझे मजबूर किया इसको करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अब वो वांगलिन की एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करने लगा था और कह रहा था कि पहले ही मैं तुम्हारे उस फ्लैग को देखा और अब ये एक्सट्रीम लाइटनेस है। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन भी उसकी तरफ को ही देख रहा था और साथ ही वांगलिन कह रहा था कि अगर आपको कुछ लेना देना नहीं है तभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो बंदा कहने लग जाता है तो क्या तुम एक्सट्रीम लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहते। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद वांगलिन तुरंत ही रुक गया था। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा कुछ फायर अपने पास में रखा हुआ था और अब वो फायर बॉल वांगलिन को दिखाता है। वांगलिन को उसके अंदर एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस भी नजर आ रही थी और वो एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का एक्सट्रीम लेवल था। जिसके बाद ये बंदा बताता है कि हमारे प्लेनेट के ऊपर इसे 5 कलर फायर कहा जाता है। वांगलिन इसके बारे में सोच रहा था, तभी वो बंदा वो बता रहा होता है कि वैसे तो ये फायर मेरी नहीं है लेकिन मेरे एक अच्छे फ्रेंड ने मुझे ही दी थी अपनी डेथ से पहले। साथ ही वांगलिन इसके बारे में सोचने लगा था तो वो बंदा कह रहा होता है कि तुमने मुझे उसके बारे में याद दिला दिया। एक मॉन्क जो कि एक्सट्रीम पावर को अपने पास में रखता है, सिर्फ वो ही इस पावर को अपने पास कैरी कर पाता है। अब वो बंदा बता रहा था कि हमारी 6 लेवल कल्टीवेशन कंट्री का नेशनल ट्रीजर है और साथ ही ये कह रहा होता है कि किसी को भी आसानी से नहीं मिल सकता और ये सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। और अब वांगलिन को इसकी एक्सट्रीम ब्रेक थ्रू के बारे में भी बताने लग पड़ा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब अपने बैग को देखने लग पड़ा होता है। अपने बैग को हासिल करने के बाद वो काफ़ी खुश नजर आ रहा था और कह रहा था कि अगर
तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन है, तो अगर तुम चाहो तो फिर हमारे 5 एलिमेंट के अंदर आ सकते हो। अपने प्लेनेट के बारे में बता रहा था और कह रहा होता कि मेरा नाम नादू है, चाहे तो वहाँ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद वो तो वहाँ से चला गया था, लेकिन अब वांगलिन यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ फाइट नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वांगलिन को भी पता था कि आगे क्या हो सकता था। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन अब एक केव के अंदर आके बैठ जाता है, और अब यहाँ पर आने के बाद वांगलिन अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन को अब अपना नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करना था, जिसके लिए वांगलिन को अब अपनी लाइफ एक ह्यूमन की तरह जीनी थी। वांगलिन इसी सोच में बैठा हुआ था और कह रहा होता कि अगर इस रीइंकार्नेशन को करना है तो इसके लिए मुझे हेवन एंड अर्थ को समझना होगा। साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन ये भी कह रहा था कि मुझे हेवन की अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, और साथ ही इन सारी चीज़ों को समझ के तभी मैं अपने ब्रेक थ्रू को कामयाब कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन का ह्यूमन क्लोन आ गया था और अब वांगलिन भी उसके साथ ही हो लेता है। हालांकि इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग कुछ बास्केट वगैरह और अपना सामान लेके जा रहे थे। तभी वांगलिन कुछ विलो लीव्स को वहाँ से उठा लेता है और वो भी अपनी बास्केट के अंदर कुछ सामान को भर लेता है। वांगलिन ने अपने सामान को हर्ब्स से भर लिया था ताकि यहाँ पर किसी को वांगलिन के ऊपर ज़्यादा शक ना हो और वो भी इन सभी की तरह एक नॉर्मल पर्सन ही नजर आए। और वांगलिन वहाँ से गुजर के जा ही रहा था, तभी कुछ लोग जा रहे होते हैं अपने कैरेज के पास में, और यहाँ पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर यू था। मिस्टर यू की नज़र भी वांगलिन के ऊपर ही थी और हम देखते हैं कि वो आगे जाके अपने उस गैरेज को रोक लेता है और कह रहा था कि एक ब्रेक की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे लोग वहीं रुक गए थे, लेकिन वो जो बंदा मिस्टर यू था वो वांगलिन के पास में आ जाता और कह रहा था कि यंग मैन, क्या आप एक डॉक्टर हैं? मैंने देखा कि आपके पास में ढेर सारे हर्ब्स वगैरह मौजूद हैं। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन भी उसको ग्रीट करता है और यहाँ पर वो बंदा मिस्टर यू कहता है कि क्या आपके पास में कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे कि हमें रिलीफ मिल सके? वांगलिन कह रहा था कि पेशेंट कहाँ पे? तभी वो कहता है कि पेशेंट एक मेड है और अभी फिलहाल उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमारा करंट डॉक्टर भी उसको रिलीफ नहीं दे पा रहा, अगर आप कुछ कर सकते हो इसमें तो। तभी वांगलिन थोड़ा सोचता और कह रहा था कि ह्यूमन लाइफ के लिए सब कुछ करना ज़रूरी है, और वांगलिन कहता है कि ठीक है, मुझे ज़रा रास्ता दिखाओ। तो वो बंदा कहता है कि आप मेरे साथ चलें, और हम देखते हैं कि वो उसे उसी कैरेज के पास में लेके आ गया था। वांगलिन अपनी बास्केट रख के वहाँ पे अंदर की तरफ को जा रहा होता है, लेकिन मिस्टर यू उसको रोक लेता है और कह रहा था कि आप यहीं रुके, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर कह रहा था कि अपना हाथ बाहर निकाल लो। मेड को देखते हैं जो कि अपना हाथ तुरंत ही बाहर निकाल लेती है, और हम देखते हैं कि वांगलिन अपने डिवाइन सेंस के थ्रू देख रहा था कि कैरेज के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, लेकिन वो मेड तो कहीं से भी नहीं लग रही है। साथ ही उसके साथ में एक और लड़की है और यहाँ पर एक ओल्ड मैन भी बैठा हुआ था। वांगलिन को नजर में आ जाता है कि ये लड़की किसी भी तरीके से बीमार नहीं है, बल्कि इसको पॉइजन दिया गया है। तब हम देखते हैं कि वांगलिन तुरंत ही एक विलो लीफ को लेता है, उसके अंदर अपनी थोड़ी सी पावर को मर्ज कर देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बंदे को दे देता है। अब मिस्टर यू कह रहा था कि ये तो बस एक ऑर्डिनरी विलो लीफ है, इससे भला क्या ही हो जाएगा। और वो अब वांगलिन की तरफ को शक करते हुए कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है ही नहीं। जिसके बाद ओल्ड मैन बाहर को आ गया था, तो हम देखते हैं कि ओल्ड मैन उस लीफ को देखने लग रहा था और कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। हालांकि वो वांगलिन से बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन वांगलिन वहाँ से तुरंत ही चला जाता है कहते हुए कि लीफ रो ही खानी होगी। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह से रात हो चुकी थी और अब वांगलिन एक ट्री के पास में बैठा हुआ था। वांगलिन को काफ़ी सारा मर्डरस और अपने आसपास फील हो रहा था, और यहाँ पर काफ़ी सारा रेड मर्डरस और हर एक जगह पर मौजूद था। जिसके बाद वांगलिन कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीते 400 सालों में ये मर्डरस इंटेंट इतना ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। इसके बाद वांगलिन बताता है कि ये जो किलिंग इंटेंट है ये इस तरीके से जनरेट होता है कि जिस तरीके से अगर हम काफ़ी सारे लोगों को मार दें और फिर उसके बाद उनकी डेथ के बाद का जो ओरा हो वो इकट्ठा होने लगे, तो ये वही ओरा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा है। वांगलिन कह रहा था कि इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मर्डरस ओरा है। तो हम देखते हैं कि वांगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस सारे ही मर्डरस ओरा को अपने पास में जमा करने लग गया था। वांगलिन उसे काफ़ी हद तक जमा कर लेता है और एक बॉल टाइप बन गई थी, तो वांगलिन उसे अपने पास में रख लेता है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि मिस्टर यू वांगलिन के पास में आ गया था और कह रहा था कि ब्रदर, आपने जो मेडिसिन हमें दी थी वो तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा मैजिकल निकली, उससे हमारी जो मेड है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर फील कर रही है। और वो इसी खुशी में अब वांगलिन को ड्रिंक करने के लिए ऑफर भी करता है। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन तुरंत यहाँ पर उस ड्रिंक को उठा लेता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर ड्रिंक कर रहा था। वांगलिन के चेहरे पे कुछ अच्छे इमोशन नजर आ रहे थे और वो कह रहा था कि काफ़ी वक्त से मुझे किसी ने अकम्पनी नहीं किया था ड्रिंक के लिए। तभी वो बंदा और भी ज़्यादा खुश होकर वांगलिन के साथ एक बार और शेयर करता है। ये दोनों अच्छी खासी ड्रिंक करते हैं और वांगलिन ने अच्छा खासा पेट अपना भर लिया था ड्रिंक कर करके। तभी उस बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी थका नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर अभी भी ड्रिंक कर रहा था। जिसके बाद वो अपने साथियों से बात करने लग जाता है और कह रहा था कि मैंने तुम लोगों को काफ़ी बार बात करते हुए सुना है, तुम हमेशा ही के मारते रहते हो अपने किंग फेंग लो के बारे में, तो अब जब मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा जरूर कि आखिर देखने में वो कैसा है। वांगलिन भी उस बंदे को देख रहा था और उसके सारे ही साथी कह रहे होते हैं कि हाँ, तुम बातें तो बहुत ही ज्यादा बनाते हो, चलो जल्दी से ड्रिंक कर लो। तभी वो ड्रिंक करते करते वहीं पर बेहोश हो जाता है। वांगलिन भी उसको देख रहा था और ये कह रहा था कि ये लाइफ लॉन्ग पीपल भी ना, और उठ के खड़ा हो जाता है। तभी वांगलिन के आसपास काफी सारा ओरा आ रहा था। वांगलिन भी इस ओरा को फील कर पा रहा था और धीरे धीरे करके वांगलिन के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मर्ज हो जाती है। जिसके बाद वांगलिन कह रहा था कि शीना की पावर और भी ज्यादा एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग हो चुकी है और
वांगलिन कह रहा था कि मैंने इतनी जल्दी अल्टीमेट लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया, ये यकीनन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वांगलिन कह रहा था कि कल्टीवेशन के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। और साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन अब वापस से उन्हीं लोगों के पास में जाके बैठ गया था और वो सारे के सारे अब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और हंसी मजाक चल रही थी। अब इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग और भी ज़्यादा आगे आ चुके थे। वांगलिन थोड़ा आसपास देख रहा होता है, तभी यहाँ पर वो बंदा कह रहा था कि ब्रदर वांग थोड़ा आसपास कम देखो, अगर किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो फिर ट्रबल हो जाएगा। तभी वांगलिन कहता है कि ब्रदर आखिर ब्लैक कॉलम है क्या चीज़, जिसके बाद वो कहता है कि वो एक इमोर्टल टॉम है, तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये तभी वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैपिटल है हमारे इस साउथर्न कंट्री का। और ये कहता है कि ये जो प्रोटेक्टेड करा जा रहा है वो यहाँ पर 4 फैक्शन अलायंस के द्वारा करा जा रहा है, जो कि इमोर्टल अलायंस है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इस जगह के अंदर तो एक मॉन्क भी बैठा हुआ था, लेकिन उसका फेस हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ब्रदर यू आप इमोर्टल लोगों के सीक्रेट इतने ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, और आखिर ये 4 फैक्शन अलायंस का मतलब क्या है। तभी वो कहता है कि हमारे नियर में साउथर्न कंट्री है और यहाँ पर जो 4 मेजर सेक्ट है वो इमोर्टल कल्टीवेशन के हैं। जिसके बाद वो बताता है कि यहाँ पर अपर साइड में बायून सेक्ट है, जो कि पहाड़ों के बीच में है। और फिर अब वो सेकंड सेक्ट के बारे में बताने लग गया था और वो कह रहा होता है कि वो वाटर के नीचे मौजूद है। जिसके बाद अब वो थर्ड सेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक क्लिफ के ऊपर मौजूद है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। और अब लास्ट में वो बताता है सोल हंटिंग डीमन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सेक्ट है। जिसके साथ ही अब हमें पता चलता है कि चारों के सारे चारों जो फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं और खुद से ही अपना काम करते हैं। ये मॉर्टल वर्ल्ड से डिसाइबलों को रिक्रूट कर लेते हैं और उसके बाद अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो फिर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। वो ये भी बताता है कि जो 4 फैक्शन अलायंस हैं ये सारे के सारी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अलायंस में से एक है। और ये भी कह रहा था कि ब्रदर वैसे तो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा भी बचपन से यही ड्रीम था कि मैं बड़े होकर एक इमोर्टल बन जाऊं, लेकिन प्रिंस नान के मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसानात रहे और मैं उन्हें बैज भी नहीं करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अपनी पावर के थ्रू इस बंदे की बॉडी के अंदर देखता है तो उसे समझ आता है कि इस बंदे की जो लाइफ रूट है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब वो बंदा ये भी कह रहा था कि अगर मुझे एक चांस मिलता तो शायद से अब तक मुझे इमोर्टल वेले के किसी न किसी सेक्ट ने तो डिसाइबल बना लिया होता। तभी वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस बंदे को अब सहानुभूति देने लग गया था और कह रहा था कि जो हमारी कल्टीवेशन होती है वो हमारे टैलेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। और साथ ही ये भी कह रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो आपके ऊपर नहीं होती। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन उसे एक और वैल्यूबल एडवाइस देते हुए कह रहा था कि अब आपकी लाइफ जो है यानी कि ह्यूमन लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ वर्षों की ये लाइफ होती है, तो जब तक है इसे एंजॉय कर लो। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर यू उसको कह रहा था कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी। साथ ही हम देखते हैं कि अब इन लोगों का साथ खत्म हो चुका था और वांगलिन अपने हॉर्स पे से उतर के जा रहा होता है। तभी उसे रोकता है और कह रहा था कि ये लो मैंने इसके अंदर 10 सिल्वर टेल्स रख दी हैं जो कि तुमने हमारी मदद की उसके लिए। वांगलिन उनको ले लेता है और उसका शुक्रिया भी अदा करता है। हालांकि इसके बाद अब वांगलिन का सफर अकेला तय होना लिखा था तो वांगलिन अकेला ही जा रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कोई तो एक काफी ज्यादा बूढ़े आदमी को बाहर फेंक के मार रहा है। और यहाँ पर इस बूढ़े आदमी के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि नेबर के सन इन लोगों को ऐसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। सारे ही लोग उसे काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं और कह रहे थे कि इतने ज्यादा ओल्ड होने के बाद भी इसकी हरकतें कितनी ज्यादा शर्मनाक है, अगर ये मुझे रोज मिले तो मैं इसे तो रोज पीटूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने वांगलिन को देख लिया था तो वो वांगलिन के पीछे पीछे जा रहा था। वांगलिन को रोककर कहता है कि यंग मैन 1 मिनट रुको, तुम्हारे फोरहेड के ऊपर मुझे लाइंस दिख रही है। वांगलिन तो समझ गया था कि एक मॉर्टल पर्सन है तो भला क्यों ही वांगलिन उसके ऊपर अटेंशन पे करता और वांगलिन वहाँ से आगे की तरफ को जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा कह रहा था कि जो तुम्हारा फोरहेड है वो टोटली डेड लाइट सा मुझे नजर आ रहा है, तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। और कह रहा था कि मुझे पता है कि तुमने अपनी स्किल्स को छुपा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर वांगलिन को अब थोड़ा थोड़ा शक इस बंदे के ऊपर होने लगा था। साथ में अब ये बूढ़ा आदमी ये भी कह देता है कि मुझे पता है कि तुम्हें गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए इस लाइफ के अंदर रीइंकार्नेट करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वांगलिन अब शौक हो जाता है और कह रहा था कि इसे इस सारी चीज़ों के बारे में भला कैसे पता चल गया। वांगलिन तुरंत ही पलट के कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन कह रहा था कि तुम्हें सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर यह भी कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें अपना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से आगे निकलना है और इसी के लिए तुम काम कर रहे हो। तो वांगलिन तो अब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और अब इस ओल्ड मैन की तरफ को देख रहा था। ओल्ड मैन भी फिलहाल अपनी वाइजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड नजर आ रहा था, लेकिन वांगलिन से नजरें नहीं मिला रहा होता। वांगलिन भी कुछ सोचने लगा था और हम देखते हैं कि उसके पास जाके तुरंत ही अब गाइडेंस के लिए बोलता है। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा चालू निकलता और कह रहा था कि माफ़ करना मैंने सुना नहीं, तुमने क्या कहा? मैं कुछ भूखा हूँ तो क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? उसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वैसे मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो क्यों ना हम वहाँ पे चल के बात करें। जिसके बाद नेक्स्ट पल वांगलिन उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आ गया था। अभी ओल्ड मैन ऐसे खा रहा था जैसे कि सदियों से इस ओल्ड मैन ने कुछ खाया ही ना हो और चिकन के ऊपर तो ऐसे जुल्म तोड़ रहा था कि चिकन भी सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि मैं मर गया। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो अभी भी लगातार अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ों के ऑर्डर देता जा रहा था और कह रहा था कि जाओ जाके लिए मेरे लिए बहुत अच्छी 2 पॉट्स वाइन लेके आओ। अब वो वेटर खुद भी हैरान था कि आखिर क्या करे। तभी वांगलिन उसकी तरफ को एक सिल्वर टेल डाल देता है। ऑलरेडी बंदा इतना ठूस चुका था लेकिन अभी भी इसको और भी ज़्यादा खाना था। अब वांगलिन कह रहा था कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं आखिर कैसे अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। लेकिन तभी ओल्ड मैन कह रहा था कि हाँ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा रुक जाओ, मैं ज़रा कुछ खा लूँ उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। वांगलिन को अब इस ओल्ड मैन के ऊपर शक होने लग गया था और वांगलिन सोच रहा होता है कि मैं इसकी कल्टीवेशन को देख क्यों नहीं पा रहा। और साथ ही वांगलिन ये भी सोच रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा हो।
अब इस ओल्ड मैन की बातें बेवकूफ़ों की तरह भी लग रही थी और कभी कभी वाइस मैन की तरह भी हिट कर जाती, इसलिए वांग लिन सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे हो, जिसके साथ ही यहाँ पर ओल्ड मैन जो था वो कुछ अजीब अजीब सा बिहेव करने लग गया था। सब कुछ खत्म करने के बाद जैसे ही उसका पेट भर जाता है, अब वो अपना मुंह खोलता है और कह रहा था कि अगर तुम्हें हेवन के वे को समझना है तो फिर तुम्हें इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या तुम इस सारी चीज़ों को एक आर्टिस्टिक वे से देखते हो? और अगर तुम इसे नहीं देखते तो फिर तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे। तुम एक अच्छे मूड में होना ज़रूरी है। जिसके साथ ही वांग लिन उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की अंडरस्टैंडिंग है? अब वांग लिन यहाँ पे सोच में पड़ गया था और सोच रहा होता है कि वाकई में ये बूढ़ा आदमी कुछ ना कुछ वैल्यूएबल एडवाइस दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वो तो अपने चिकन ठूसते ठूसते कह रहा होता है कि इसे समझने की कोशिश करो, तभी तुम यहाँ पर और भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, समझे? और यहाँ पर गॉड के और तुम्हारे बीच का जो डिस्टेंस है वो तभी खत्म हो पाएगा। जिसके बाद वांग लिन उसकी शक्ल को देख रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर उसका पेट कुछ खराब सा होने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर कुछ सोचने के बाद वो कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ हल्का होके, और वहाँ से तुरंत ही भाग गया था। अब वांग लिन को तो उसके ऊपर शक होने लग जाता है कि अजीब अजीब सी हरकतें ये ओल्ड मैन क्या कर रहा है। वो ओल्ड मैन तो होटल से बाहर ही आ गया था और वहाँ से भागने लग जाता है। वांग लिन अपने डिवाइन सेंस के थ्रू देखता है तो ये ओल्ड मैन तो यहाँ से भाग निकला था और अब वो दूसरे लोगों को अपना टारगेट बना रहा था। वांग लिन भी खड़े होकर यही देख रहा था कि आखिर ये ओल्ड मैन अब क्या कर रहा है। तभी वो एक बंदे को और पकड़ लेता और कह रहा था कि 1 मिनट रुको यंग मैन, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि कोई भी तुम्हें गाइडेंस नहीं दे रहा, वरना तो तुम इस लाइफ टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाते। वो बंदा अब रुक के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि तुम कौन हो? तभी वो कह रहा था कि तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। वांग लिन देख रहा था कि वाकई में ये ओल्ड मैन तो सिर्फ फालतू की बातें करता और उसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है। जिसके साथ ही वो बंदा अब नए मुर्गों को फंसा रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों में आ नहीं रहा था। वो भी सबसे यही कह रहा था कि तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है और कोई तुम्हें गाइडेंस नहीं दे पा रहा। अब वांग लिन यहाँ पे यही देख रहा होता है कि ओल्ड मैन कैसे बाकी सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, सभी को यहाँ पे अपनी बातों में लगा रहा था। तो अब वांग लिन को ये समझ आ जाता है कि ओल्ड मैन वाकई में इससे फालतू की बातें ही करके गया और वांग लिन का वक्त बर्बाद हो गया। हालांकि इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन अब एक घर को खरीदने के लिए आ चुका था, जहाँ पर आने के बाद वांग लिन को बिल्कुल वैसा ही घर नजर आता है जब वो मॉडल हुआ करता था, तब उसकी फैमिली वहाँ पर रहा करती थी। वांग लिन को ये भी याद आता है कि जब वो अपने फादर के साथ एक बार बैठा था, तब उसकी मदर आई थी और कह रही थी कि बेटा मैं तुम्हें सिटी भेज दूंगी, उसके बाद तुम्हें ये वुड कर्विंग का काम नहीं करना पड़ेगा। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन इन सारी चीज़ों से इमोशनल हो गया था। और साथ ही यहाँ पर वो बंदा आगे जाके कहता है कि ब्रदर ये देखिए यहाँ पर एक छोटा गार्डन भी है। हालांकि घर थोड़ा अजीब सा हो रहा है, लेकिन वांग लिन को इस घर को देखने के बाद अपने ही घर की याद आ रही थी और वो बंदा कहता है कि घर थोड़ा सा डर्टी है, आप इसे साफ कर लीजिएगा। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन कह रहा था कि हाँ मैं खुद कर लूंगा और यहाँ पर उस बंदे को पैसे भी दे देता है। जिसके बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा था कि अब से घर आपका हो गया। वांग लिन को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे अब इस घर की सफाई करने लग पड़ा था और कुछ वक्त तक सफाई करने के बाद वांग लिन अब वुड कर्विंग शुरू कर देता है। वो कुछ बच्चों को भी देखता है जो कि इस घर के पास खेल रहे थे। वो अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं और अपनी मदर के साथ खेल रहे होते हैं। साथ ही वांग लिन अब ये कह रहा था कि मैं इस सिटी के अंदर छिपा हुआ हूँ, इस अंधेरे में छिपा हुआ हूँ और उस ब्लड कल्टीवेशन से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, शायद से यही एक मॉर्टल लाइफ है। और यहाँ पर कह रहा होता है कि वाकई में हेवन के वे बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो कि अब तक हमें पागल नजर आ रहा था, वो असल में पागल नहीं होता, बल्कि वो तो सब कुछ देख पा रहा था वांग लिन के बारे में। और हम देखते हैं कि एक लेडी उसके पास में आ गई थी जो कि उसके साथ में कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है और वो ओल्ड मैन अभी वांग लिन के बारे में ही सोच रहा था। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये